हफ्सा जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे इस चैनल पर, इस स्ट्रीम पर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन और माई सेल्फ हफ्सा। और आपको स्पेशल थैंक यू कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है मुझे अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच साहिल सर। थैंक यू, थैंक यू। हफ्सा जी, मैं तो टू बी ऑनेस्ट, मुझे आपके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। मेरे ख्याल से एक स्ट्रीम में अमित ने मुझे कहा था कि आपको इनवाइट करे इस्लाम से इंसानियत तक वाले एपिसोड में, और फिर इसी तरीके से मैंने आपको कांटेक्ट किया और आपने भी हमारी दावत को कबूल की। उसके लिए सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। हाँ सर, थैंक यू सो मच। मैं चाहती थी कि जो मेरे मेरे साथ हुआ है ना, वो बाकी लड़कियों को ना फेस करना पड़े, क्योंकि हर एक एक्स मुस्लिम की खुद की कहानी होती है। बिल्कुल। हफ्सा जो है ये हमारे रसूलुल्लाह की एक बीवी का भी नाम है। हजरत उमर की बेटी बेटी थी हफ्सा। और एक आयत जो है वो हफ्सा हजरत हफ्सा हफ्सा की वजह से ही उतर गई कुरान में। सूरह तहरीम की आयत नंबर 1, जहाँ पे अल्लाह कहता है कि ए रसूल, आप अपने ऊपर उस चीज को हराम कैसे कर सकते हैं जिसको अल्लाह ने हलाल की है। तो वाकया ये था। इसमें एक्चुअली दो वाकया आते हैं, लेकिन ये वाला जो वाकया है हफ्सा वाला, इसको मोमिन लोग शर्माते हैं बोलने के लिए। लेकिन जो तफसीर दान है, तफसीर लिखने वाले हैं, उन्होंने तो लिख दिया। अब तुम लाख उसको तो बचने की, उससे जान छुड़ाने की कोशिश करो, लेकिन जो वाकया दर्ज दर्ज हो गया है वो तो हो गया है। हुआ ये था कि मारिया किप्तिया, जो कि रसूलुल्लाह की बांदी है, बांदी मुबारक, तो वो हफ्सा जो है वो उनका घर था। रसूलुल्लाह ने हफ्सा को शायद अपने डैडी के वहाँ भेजा, हज़रत उमर के पास। और वही हज़रत उमर जो हज़रत सौदा को सुकून से पॉटी मुबारक भी करने नहीं देने जाने देते थे। तो वो उन्हीं की बेटी, वो रसूलुल्लाह ने उनको भेजा, और हफ्सा के जो घर में, उनके बेड में मारिया किप्तिया के साथ हमबिस्तरी की। तो वो हफ्सा आ गई वहां पे, तो हफ्सा ने तब पकड़ लिया। तो वहां पे रसूलुल्लाह ने हफ्सा से कहा कि यार आप प्लीज ये बात किसी को ना बताएं। तो अब हफ्सा ने क्या किया, वो बात जाके हजरत आयशा को भी बता दिया। और हजरत आयशा तो आपको पता है कितनी छोटी अम्मी हमारी सबकी, उम्मत मुस्लिमा की अम्मी है। तो हजरत छोटी अम्मी ने, उनका एटीट्यूड रसूलुल्लाह को पता था। तो रसूलुल्लाह ने फिर वो कहा कि भाई अब से मैं फिर ये काम नहीं करूंगा मारिया किप्तिया के साथ। हालांकि इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि आप जो है वो लौंडी के साथ, गुलाम के साथ, बांदी के साथ आप हम बिस्तरी कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं। तो ये हलाल चीज़ थी। अब रसूलुल्लाह ने उसको अपने ऊपर हराम कर लिया, तो अल्लाह ने कुरान में आयत उतार दी कि बीवियों को खुश करने के लिए इस तरीके की चीज़ आप नहीं कर सकते हो। क्या डर है आपको कि आपकी बीवियां नाराज हो जाएंगी? उसका टेंशन नहीं लेने का। जो हलाल है हलाल है, बीवी राजी हो या नाराज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो खैर बात मैं ही बोलते रहूंगा तो जो हमारी मेहमान है उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो अफसा जी, जैसे कि आप जानती हैं कि जो इस एपिसोड में, इस सीरीज में आता है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इस्लाम तक की आपकी क्या कहानी है। जब तक अब इस्लाम में थी, कितना कुछ फॉलो करती थी, क्या घराना था, रिलीजियस था, नॉन रिलीजियस था, कितना आप फॉलो करती थी। और कोशिश करिएगा कोई भी ऐसी डिटेल्स ना बताए आप जिससे आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाए। प्लीज गो अहेड अफसा जी। हाँ, तो मैं एक सुन्नी घराने से बिलोंग करती हूँ और मेरी फैमिली भी कट्टर ही है। तो इस बात का मुझे डर है, इसलिए मैं शायद बहुत ज्यादा कुछ अपने बारे में नहीं बोल सकती, लेकिन मेरी जर्नी के बारे में मैं खुल के बता सकती हूँ। बिल्कुल, प्लीज गो अहेड। हाँ, तो मैं मानती थी इतना कि मैं पहले से हमारे दिमाग में ना ये घुसा दिया जाता है कि जो इस्लाम है, इसका मतलब ही पीसफुल है। हम किसी पे कोई गलत चीज़ नहीं कर सकते,
हम किसी और के साथ गलत काम नहीं कर सकते, हमें पीसफुल रहना चाहिए। हमें मतलब भाईचारा की बात नहीं सिखाई जाती थी, बस इतना सिखाया जाता था कि हमें पीसफुल रहना अपने में। और दूसरी चीज़ ये सिखाया जाता था कि जो मतलब बाकी जो है हमारे यहाँ पे ना, मतलब हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे क्रिश्चियन नहीं थे, एक भी नहीं था, एक भी घर यहाँ पे क्रिश्चियन नहीं था, हिंदू और मुस्लिम था। तो या मुझे सिखाया जाता था मतलब मेरे घर पे कि जो हिंदू होते हैं वो लोग शिर्क करते हैं और हुँ। ये सबसे बड़ी गुनाह है। तो वो लोग काफ़िर है, तुम अगर उनसे दोस्ती रखोगे तो तुम भी जहन्नम में जाओगे। तो हुँ। तुम्हें नहीं रखना, उन लोगों से बात मत करो। तो हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते थे उन लोगों से, लेकिन स्कूल में अब पढ़ते थे, ठीक है? तो स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे तो सब जाते, तो हमारे स्कूल में ना हमें वही भाईचारा वाली बात सिखाई जाती थी, सेकुलरिज़्म वही। तो वहाँ पे ना थोड़ा बहुत हेल्प के लिए वहाँ पे बात कर लेते थे, लेकिन घर पे अगर किसी को पता चले कि हाँ, बात कर लिए, तो घर पे थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता था। जैसे और एक चीज़ है कि बुरखे के लिए मैंने बहुत बार मार भी खाई है, हुँ। कि मैं कभी नहीं पहनी तो बहुत बार मार भी खाई है। हमें ना बचपन आपको से जब पसंद तक नहीं था हमारा क्या एज बुर्का? हाँ, मैं पहनती थी। मतलब आपको पसंद नहीं था क्या? मार क्यों खाया? नहीं नहीं पहनने पसंद था, पे? वो ज़बरदस्ती वाला पहनना पड़ता था। अच्छा, अरे लेकिन आप तो क्वीन हैं, आप और वो क्या क्या कहते हैं उसको, अगर चॉकलेट जो है या टॉफ़ी जो है वो बिना पेपर के अगर रहे तो फिर मक्खियाँ आती है उसमें, चींटी आ जाती है और वो इस वजह से उसको ढक के रखना चाहिए। तो आपको ये लॉजिक समझ में नहीं आया था कि ये आपकी सेफ्टी के लिए है? आपको पसंद क्यों हाँ। नहीं था बुर्का? हाँ सर, वो भी मैं बताऊँगी आगे जाके। तो हुँ। हमारे घर पे जो ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी ना तो हमें साथ-साथ ये भी बताया जाता था कि तुम्हें रहना कैसे है। आप जो बोल रहे हो ना कि ये चीज़ तुम्हें नहीं समझ आई, तो हमें ये सिखाया गया था कि हाँ, तुम्हें ये सब करना है, लेकिन मुझे यार घुटन-सा होता था, मुझे कॉन्फिडेंट नहीं मिलता था, तो मुझे नहीं पसंद था। तो इसलिए मैंने बहुत बार मार भी खाई है। और जब हुँ। यही क्वेश्चन मैंने किसी को किया था कि एक चीज़ और एक मतलब इंसान में क्या कोई फ़र्क नहीं है? जब मुझे चॉकलेट नहीं, मुझे लीची का एग्ज़ाम्पल देके समझाया गया था ये, कि अगर लीची जो पीला कर दो तो वो गंदे हो जाते, सड़ जाते बहुत जल्दी, वैसे लड़कियों को अगर खुले में रखो, मतलब नंगापना बोला जाता है डायरेक्टली, नंगापना हुँ। करो तो फिर सड़ जाओगे बहुत जल्दी और जहन्नम में जाओगे तो अलग बात है, लेकिन इस दुनिया में भी सड़ जाओगे। तो मैंने कहा यार वो एक चीज़ है और मैं एक इंसान हूँ, उसके अंदर दिल नहीं है, उसके अंदर जान नहीं है। मेरे अंदर दिल भी है, मेरे अंदर जान भी है और मेरे अंदर मर्ज़ी नाम की भी कोई चीज़ है, अगर मुझे नहीं पसंद तो मैं नहीं पहनूँगी। यही बात रखने के लिए मैं 2-3 दफ़ा मार भी खा चुकी हूँ, कि नहीं हुँ। बोलना चाहिए बोल के। ओके, हाँ सर। ठीक है। फिर क्या हुआ? हाँ, तो मैं पहले से बताऊँ कि स्टार्टिंग से मेरे साथ हाँ, हाँ। क्या-क्या हुआ? हाँ, हाँ, स्टार्टिंग से बताइए, हाँ, बताइए। तो हमारे यहाँ ना लड़कियों के 10 साल और लड़कों का 12 साल, ठीक है? ये जो हुँ। एज होते है इसके बीच तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो, तुम्हें कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मेरी जब एज 10 हो गई, मतलब मैं तब क्लास 6th या 5th में पढ़ती थी शायद, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तब से ही मतलब बचपन से ही मेरी शादी फिक्स थी, ठीक है? मेरे कज़िन के साथ। मतलब मेरा हुँ। फूफू का बेटे के साथ और एक खाला के बेटे के साथ, दोनों बोलते थे कि मैं अपने बेटे से शादी करवाऊँगा, वो बोलते थे अपने बेटे से करवाऊँगा। तो अब मम्मी खाला के बेटे को सपोर्ट करती थी और मेरे जो पापा थे, वो फूफू के बेटे को सपोर्ट करते थे, क्योंकि हुँ। वो खुद की बहन थी उनकी। तो वहाँ पे जाके तब यार बचपन में था तो मुझे लगा बड़े होंगे तो पता नहीं क्या होगा, तब देखा जाएगा, तो उतना तक नहीं पता था। बाद में जाके ये चीज़ ना मुझे बहुत सफ़र करनी पड़ी, वो मैं बताती हूँ आगे। तो 10 साल तक मेरा लाइफ़ एकदम नॉर्मल चला, जैसे नॉर्मल हुँ। सबकी होती है वैसे ही। लेकिन मैं घर पे देखती थी, कोई भी काम होता है, कोई भी चीज़ होती है, घर पे अगर कोई डिसीज़न लेना होता है ना, तो मेरी पापा की भी 2 शादी है, वो मेरी मम्मी की कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम की वज़ह से हुई है। तो मतलब पापा की जो दूसरी वाइफ़ है, मैं उनको छोटी मम्मी बोलती हूँ। तो हुँ। छोटी मम्मी को ना अपनी बात नहीं रखने दिया जाता था कि तुम डिसीज़न नहीं ले सकती हो। जो भी डिसीज़न लेंगे घर के मर्द लेंगे, मतलब मेरे पापा लेंगे, ठीक है? तो ये पहले से फिक्स था। तो जी। इसमें मुझे थोड़ा बहुत लगता था यार ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़का-लड़की तो बराबर है, हमें तो स्कूल में यही सिखाया जाता है। यार यहाँ पे क्यों नहीं? तो मैं क्वेश्चन तब नहीं उठा पाती थी, उतना हक नहीं था हमें कि क्वेश्चन उठाओ तुम। दीन के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हो, गुस्ताखी कर दोगे, ऐसी वाली बात थी, तो हम नहीं उठाते थे।
तो इसके बाद जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो पापा ने जबरदस्ती बोले कि नहीं अभी तुम्हें हिजाब पहनना पड़ेगा, बुर्का पहनना पड़ेगा बाहर जाओ तो। और बाहर मतलब हमें सिर्फ स्कूल और ट्यूशन के लिए भेजा जाता था, ठीक है। तो हम मतलब बुर्का पहनने लगे, हिजाब पहनने लगे। स्कूल में हमारा बुर्का अलाउ नहीं था क्योंकि वहाँ पे एक ड्रेस कोड होता है, तो उस ड्रेस कोड के हिसाब से तुम हिजाब पहन सकते हो लेकिन बुर्का नहीं पहन सकते। क्योंकि हिजाब पहनने के लिए मना नहीं कर सकते क्योंकि बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। तो हिजाब पहन के जाते थे, जैसे कि ड्रेस पहन लिया, उसके ऊपर सर ढकने के लिए कोई और एक्स्ट्रा दुपट्टा ले लिए, ऐसा होता था, ठीक है। लेकिन लड़कों के लिए ऐसी कोई चीज नहीं थी। लड़कों के लिए जो भी चीज है सिर्फ और सिर्फ सुन्नत है, तुम करो तो अच्छा, नहीं करो तो कोई बात नहीं। लड़कियों के लिए हर एक चीज फर्ज है, क्योंकि हमें बचपन से बताया गया है जो भी जहन्नम मतलब जहन्नम में जाएगी जितनी भी, वो ज्यादा से ज्यादा लड़की होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह लड़की करती है, सबसे ज्यादा जिना लड़की करती है, ये बताया गया है। तो हमें संभाल के रहना चाहिए क्योंकि हमें जहन्नम में नहीं जाना है। तो मैं बचपन से ऐसे मुस्लिम फ्रेंड थी, नॉन मुस्लिम फ्रेंड को मैं नहीं रखती थी क्योंकि वो शिर्क करते, गंदे होते, काफिर होते, तो हमें नहीं रखने दिया जाता था। तो इसके बाद जब थोड़ी-थोड़ी करके बड़ी हुई तो 11 साल के बाद मैं बुर्का हिजाब जो भी था मैं जबरदस्ती था तो पहनने लगी। तो तब शादी-वादी की बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि मेरा एज 20 बोल रही हूँ 12 हो गया, ठीक है? अब शादी करना ही होगा, तो 12 हो गया, मेंस्ट्रुएशन भी आ गया, अब शादी करना होगा, बस खत्म बात। घर पे बात हो गई, सब कुछ एकदम फिक्स्ड। अब 12 किसकी साल शादी में ही? होगी? हाँ, 12 साल में। तब मैं क्लास 8 में वाह! पढ़ती थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो हुँ, क्या हुआ कि तब मेरी शादी फिक्स्ड हुई और बोला कि मतलब करना ही है। और जब हम क्लास 8 में पढ़ते थे ना, तभी स्कूल में एनजीओ के बारे में पता चला। एक कोई हुँ, एनजीओ था, जो मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन वो एनजीओ था जब मेरे स्कूल में गया और वहाँ पे जाके बताया कि ये जो होता है बैड टच, गुड टच होता है, पॉक्सो आइन वगैरह होता है और ये सब कुछ होता है। मुझे मतलब डिटेल्स में बताया गया कि लड़की की एज ये होनी चाहिए, लड़के की एज होनी चाहिए, रीज़न सब कुछ वगैरह-वगैरह बताया गया। और मुझे हुँ, साथ-साथ ये भी पता चला कि आप अगर जल्दी शादी करवाने के लिए कोई फ़ोर्स करे तो आप खुद कंप्लेन कर सकते हो पुलिस स्टेशन में जाके या फिर किसी और से भी करवा सकते हो और हुँ, तुम्हारे घरवालों को लॉकअप में भेजा जाएगा। ये मुझे पता चला और हमें हर किसी को जो हमारे यहाँ का पुलिस ऑफिसर थे मतलब थाने के जो इंचार्ज थे उनका नंबर दिया गया और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट नंबर थे वो दिया गया कि अगर ऐसा हुँ, होता है तुम्हारे साथ तुम कॉल कर लो। एक बस कॉल करके बता दो कि कहाँ पे हो, क्या नाम है तुम्हारा, इतना बता दो और ये प्रॉब्लम हो रही है। और खुद नहीं कर पाओ तो किसी और से बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने घर हुँ, पे आके जब सुना ना कि हाँ, चलो ये तो बात हद से बढ़ रही है, तो मैंने घर पे ना आके क्योंकि हमें तो सिखाया था कि डरो, है ना? अल्लाह से डरो, बचपन से तो यही हुँ, सिखाया जाता है। तो मैंने ना डराया, मैंने कहा अगर तुम लोग ये करोगे, तो मैं पुलिस को जाके बता दूँगी, तुम लोगों को सब पुलिस पकड़ के लेके जाएँगे। अब तुम बताओ अच्छा, तुम्हें क्या करना? हाँ, तो मैंने डरा दिया। तो पापा ने बोले कि चलो ठीक है, आप 5-6 साल वेट कर लेंगे क्योंकि बात आ गई कॉन्स्टिट्यूशन की, पुलिस तो मतलब पकड़ के लेके गई तो छोड़ेगी की बात तो है नहीं। हुँ, अब और खुद की बदनामी हो गया अलग से। तो वो हो गई मतलब शादी की बात हो गई चुप, लेकिन फिक्स था कि किससे करना है, ठीक है? तो मैं उसी टाइम मतलब कुछ महीने बाद छुट्टी था स्कूल का, मैं गई फूफू के घर। वहाँ पे हुँ, जाके मेरे साथ सबसे घटिया चीज़ हुई। वो था जिसके साथ मेरी शादी फिक्स था, वो मेरे से 1 साल छोटा था, लेकिन मेरे से शादी फिक्स थी। तुम्हारे क्या से हुआ छोटा कि था वो? हाँ, मेरे से 1 साल छोटा था। अच्छा मतलब वो 11 आप अगर 12-13 साल की थी तो वो हाँ, 11-12 साल वो का था। 11-12 हाँ, उतना ही था। तो क्या हुँ, हुआ कि उसने ना मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की पहली बार। हुँ, तो पहले मैं बहुत डर गई कि मैं कैसे बताऊँगी घरवालों को, अगर बता दिया और उनको अगर पता चल गया कि मैंने मतलब उस टाइम पे बुर्का नहीं पहनी थी, मैंने सिर्फ़ दुपट्टे ले रखे थे, अच्छे से सर कवर नहीं कर रखी थी, उनको पता चल गया तो ऊपर से मारेंगे अलग और मुझे ही गाली देंगे कि तूने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, अगर तूने पहन के रखता तो कुछ नहीं होता, है ना? लड़कियों हुँ, की तो यही प्रॉब्लम होती है। तो मैंने वो नहीं बता पाई। फिर मैं वहाँ पे 1 हफ़्ते रही, फिर मैं घर आ गई। उसके हुँ, बाद ना मेरे ये दिल में था कि यार मैं किसको बताऊँ, क्या करूँ? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो मैं ना पढ़ाई में पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मेरे घर पे उतना अलाउ नहीं था कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ो और हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं था। मैं हर साल फर्स्ट आती थी। तो मेरे स्कूल के टीचर मुझे बहुत हेल्प करते थे पढ़ाई में। जैसे कि हुँ, बुक्स मेरे घर से बहुत ज़्यादा नहीं खरीद के दिया जाता था। जितना ज़रूरत होती थी कि हाँ, क्लास में यही बुक्स टेक्स्ट बुक लगेंगे, वो स्कूल से दिया जाता था और एक्स्ट्रा बुक मुझे खरीद के नहीं देते थे। जितना भी हुँ, होता था मुझे स्कूल जो टीचर थे वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। खुद की बेटी जैसे कि उनका भी एक बेटी थी, वही बोल के तो मुझे बुक्स वग़ैरह जो भी ज़रूरत की चीज़ है ना वो खरीद के लेके देते थे, ठीक है? तो मुझे वहाँ से हेल्प मिल जाती थी।
तो मैं ना हर साल टॉप करती थी, तो मुझे एक ही चीज़ चाहिए था कि मेरे पापा को लड़की नहीं पसंद। मेरे घर पे किसी को नहीं पसंद, क्योंकि लड़की हुँ, होगी तो बदनामी होगी, लड़का होगा तो नस्ल को आगे लेके जाएगा और पापा को बुढ़ापे में देखेंगे। ये चीज़ उनके दिमाग में है। तो उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगता था, यार मेरे पापा बस एक बार मुझे प्राउड से बोल दे कि ये मेरी बेटी है, ठीक है? तो मुझे ये हर साल मैं चाहती थी कि मैं टॉप करूँ और ज़्यादा अच्छे से मार्क्स लाऊँ, शायद बोल दे प्राउड से ही कि ये मेरी बेटी है बोल के। और उस टाइम पे ना और एक चीज़ बता दूँ, मैं ना राइटिंग करती थी, मतलब मैं पोएम लिखती थी, ठीक है? तो हुँ, मुझे शौक था, मुझे अच्छा लगता था। ये तो मतलब खुद के ऊपर होता है ना, तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुम लिख रहे हो। तो मेरे साथ भी वही था। मैंने स्कूल में हुँ, प्रेज़ेंट किया बहुत जगह, तो मुझे अच्छे रिस्पॉन्स मिलने लगे, ठीक है? बाद में जाके मुझे और ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स मिलने लगे। लेकिन उस टाइम में जो मेरे साथ हुआ वो मेरे दिल में रह गया। फिर उसके बाद 3-4 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम था। तो मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लेने लगी और मैं वो चीज़ भूल गई। तो एग्ज़ाम खत्म हुआ, कुछ महीने बाद मेरी फिर से छुट्टी हो गई। मैं चली गई फिर से फूफू के घर। कम से कम 7-8 महीने के बाद, ठीक है? तब मैं दूसरी क्लास में थी। छुट्टी के टाइम था तो मैं चली गई उनके घर। तब मेरा शायद हुँ, वही 14 होगा साल, 14 या 15 साल होगा। तो मैं उनके घर गई, वही चीज़ ना मेरे साथ दोबारा हुआ। हुँ, उसी ने वही किया। चीज़ दोबारा हुआ, उसी ने किया और वही चीज़ मतलब सेम ही चीज़ मेरे साथ हुआ और मुझे ना मैं पहले से तो एक चीज़ हुआ, मैं उससे दूर-दूर रहती थी। मैं अच्छे से बुर्का पहन के रखती थी, अच्छे से सर पे एकदम ढक के रखती थी, मतलब एकदम कवर अप करके रखती थी। मुझे डर था कि घरवाले तो यही टॉपिक मुझे उठाएँगे ना कि ये तुम गलत किए, यही जगह पे तुम्हारा लूप होल्स है। मैं वो चीज़ में लूप होल्स नहीं रखी, फिर भी मेरे साथ हुआ। तब मैं हुँ, मतलब ऐसा हुआ, मैं हम मतलब एक रूम था, उनका ना 3 रूम था, ठीक है? एक पे जो मेरा भाई रहता था और छोटे-छोटे भाई थे, वो खुद ही पढ़ी लिख के फिर भी 4-4 बच्चे हैं। उनसे पूछो तो बोलते हैं कि अल्लाह की देन है, ठीक है? मतलब हुँ, ये और एक ट्रेजेडी है। तो वहाँ पे उनके 4 बच्चे थे, तो मेरे साथ जो उनकी खुद की छोटी एक बेटी है, वो मेरे साथ रहती थी और एक छोटा-सा बेटा था, वो मेरे साथ रहते थे और दोनों भाई दूसरे कमरे में और उसके मम्मी-पापा दूसरे कमरे में। मतलब 3 रूम में हम ऐसे सोते थे। तो मैं हुँ, रात को सो गई, घर पे सब सो गए, उस टाइम पे उसने मुझे मोलेस्ट किया आके और तब मैं बता भी नहीं सकती कि मैं मतलब कैसे? मैं सो रही हूँ, उस टाइम में बुर्का पहन के सो जाऊँ? हुँ, नहीं सो सकती ना। और हमारे घर पे ना लड़कियाँ जब सोती है तो बाहर मतलब अंदर से अगर दरवाज़ा बंद कर दो ये अलाउ नहीं है। ये घर का हुँ, रूल्स है। हुँ, रिलीजन की बात नहीं बोल रही हूँ। तो ये ऐसा था, तो मैं नहीं लगा के सोई, तो मैं ऐसे सो गई, तो वो आके फिर से वही चीज़ सेम दोबारा किया। मैंने ना तब भी किसी को नहीं बताया। फिर मैंने सोचा यार उसके घर जाना ही नहीं है क्योंकि उसके घर जाऊँगी तो फिर से होगा। फिर उसके बाद घर आ गई यार, मैं ये चीज़ दिल से निकली नहीं, तो मेरा रिज़ल्ट ना थोड़ा-सा आपने उसको खराब हो मना गया। नहीं किया था? मना तो बहुत बार किए, उसको बोले कि हम ना घर पे बता देंगे, वो बोला कि मेरे तेरे से शादी फिक्स्ड है, घर पे अगर बता भी दिया तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने सोचा यार ऐसी भी होती है क्या? कि घर पे शादी फिक्स्ड है मतलब तुम कुछ कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने ना हुँ, डर के मारे कुछ बोला नहीं और उसके बाद जब तीसरी बार मतलब कम से कम 1-2 साल तक मैं गई ही नहीं उसके घर। मुझे इतना हुँ, डर था। उसके बाद फिर मेरी जो आंटी थी वो मुझे बहुत प्यार करती थी, मुझे बुलाया। मुझे बोला कि चल, चल, मैंने कहा यार मुझे नहीं जाना, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे थोड़ी-सी तबीयत खराब है बोल के 1-2 बार मैंने उनको टाल दिया। फिर वो मुझे खुद आई लेने के लिए। तो मैं हुँ, सोचा यार चलो, तो मैंने कहा कि मुझे ना अकेले नहीं सोना, मुझे ना तुम्हारे साथ सोना है। अब उसके हस्बैंड उसके साथ सोते, तो मुझे नहीं सुला सकते थे वो। हुँ, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता बस तुम मेरे साथ सोओगे। तो उन्होंने पहले दिन मेरे साथ सोई, दूसरे दिन वो मेरे साथ सोई, तीसरे दिन वो अपने हस्बैंड के साथ सोने चली गई और मैं फिर अकेली। तो हुँ, वही चीज़ मेरे साथ तीसरी बार हुई तो मैंने तीसरी बार ना आवाज़ उठाई, क्योंकि तब मैं थोड़ी-सी बड़ी थी, तो मुझे आवाज़ उठाना मतलब ठीक लगा। तो मैंने ना आंटी को बताया सिर्फ कि तुम्हारे हुँ, बेटे ना मेरे साथ ऐसे-ऐसे कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि ये मतलब वो तुम्हारे से शादी फिक्स्ड है उसकी, वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है और तुम हुँ, किसी और को बताना नहीं वरना बदनामी होगी। यही 2 चीज़ मुझे बताया गया। हुँ, मुझे इतना बुरा लगा कि तुम अपनी बेटी मानते हो, मुझे ऐसे बोल रहे हो। मुझे बहुत बुरा लगा। तो उसके बाद वो दिन गया। फिर उस मतलब नेक्स्ट डे ही सेम चीज़ हुई, तो मैंने ना मुझे कहा मुझे घर जाना है बोल के मैं चिल्ला दी वहाँ पे मतलब उनके घर पे। तो घर पे सब आ गए, सबको पता चल गया ये सब चीज़ें के बारे में। तो मैंने कहा कि मुझे घर जाना है, दोबारा मैं तुम्हारे घर पे कभी नहीं आऊँगी। मैंने डायरेक्टली बोल दिया। तो उसके बाद मुझे घर पे रख के चले गए। चौथी बार मेरे साथ हुई है, तो मैंने घर पे आके बताया कि ये चीज़ है, तो घरवाले क्या बोल रहे हैं, एक काम करते हैं ना हम ना तुम्हारी उससे शादी करवा देते, बात खत्म हो जाएगी। अगर बाहर पता चल गया तो फिर बदनामी होगी ना फैमिली की। तो हुँ, मैंने सोची गलत वो करे यार भरू मैं,
मुझे बहुत बुरा लगा कि यार ऐसे कैसे तुम एक लड़की के साथ ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो उसकी खुद की मेंटल पीस कुछ नहीं होता। इसकी जो ये जो मेंटली इफेक्ट पड़े पता है इस चीज़ के लिए ना, जब मेरे साथ दोबारा हुआ तो उसके बाद से मुझे पैनिक अटैक आने लगे। मैंने मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया। इतना हुँ, बुरा हाल था मेरा। तो उसके बाद ना मैं नानी के घर गई थी घूमने के लिए, क्योंकि पापा ने बोला कि ये चीज़ है, ऐसे-ऐसे है, तो शादी फिक्स करवा देते हैं। तो मैंने कहा मुझे उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी। तो बोलते तू हुँ, क्या चाहती है कि और भी ज़्यादा बदनामी हो, सबको पता चल जाए, फिर तेरी शादी नहीं होगी, फिर हम क्या करेंगे? तो मैं ना इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगी, तो पापा क्या किए मुझे नानी घर पे रख के आ गए, ठीक है? अब हुँ, नानी घर पे गई, मैंने वहाँ पे जाके ना बताई, तो मेरी मासी जो मेरी खाला है, वो उनके बेटे के साथ शादी फिक्स करने वाली थी, वो मेरे पापा को कॉल करके क्या बोल रही है, तुम्हारी बेटी आके ये बोल रही है और अगर हुँ, बाहर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? या तो इसका मुँह बंद करवा दो या फिर इसकी शादी करवा दो। हुँ, मतलब इतना गलत हो रहा है मेरे साथ, ऊपर से मुझे ही कोसा जा रहा है इन सब चीज़ों के लिए। तो मुझे ये मेरे साथ इतना ज़्यादा गलत होने लगा ना, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ना सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। मैंने कहा मुझे नहीं जीना, अब मैं इन सब चीज़ों से लड़ ही नहीं सकती क्योंकि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार सेम चीज़ हो रहा है। मैं कैसे लड़ूँ? क्योंकि मेरे घरवाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बाहर मैं हुँ, जिसको बता रही हूँ, वो लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं किसको बताऊँ? अगर घर से बाहर किसी को बता दिया, घरवाले मुझे या तो पकड़ के मारेंगे, फिर ज़बरदस्ती शादी करवा देंगे। तो मैंने ना सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। फिर मैं 3-4 दिन के बाद घर से आई, मतलब घर पे आई, 3-4 दिन मैं हॉस्पिटल में थी, उसके बाद घर आई, फिर मैंने ना मतलब मेरे घरवाले मुझे तब भी बात नहीं कर रहे थे मेरे साथ। उनको लग रहा था कि मैं ही गलत हूँ। मैंने ये किया, बहुत गलत किया, बहुत बदनामी हो रही है, ये वो। तो मुझे बोले कि अब कोई नहीं बात सुनेंगे, हम तुम्हारी शादी फिक्स कर देंगे। मैंने कहा हुँ, अभी तक मेरी एज 80 हुई ही नहीं है और अगर तुमने दोबारा शादी की बात की है, फिर उस इंसान से शादी की बात नहीं की ना, तो मैं सच में मर जाऊँगी और इस बार ना मैं कोई लेटर लिख के जाऊँगी और तुम्हारे नाम से और वो सिर्फ़ 1 को नहीं, मैं 4-5 लोगों को दे के जाऊँगी कि तुम अगर जला भी दो तो कोई और किसी को पता चल जाए। और मैं इतना हुँ, बुरा करूँगी ना तुम लोगों के साथ, तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो क्योंकि मुझे ना डराने के सिवा कोई और चारा मुझे नज़र ही नहीं आया। तो मैंने ना उनको बहुत डराया। उसके बाद वो लोग चुप हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, ये चीज़ मेरे दिमाग से आज तक नहीं निकली है कि यार मेरे साथ इतना गलत हुआ। जब मैं आवाज़ नहीं उठाई तब चुप हो गई, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। जब मैं आवाज़ उठाई तब मेरे खिलाफ बोलने लगे मेरे ही घरवाले। ये हो गई। फिर उसके बाद ना मतलब पढ़ाई-वढ़ाई की, मेरा रिज़ल्ट बहुत खराब हुआ था। उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा प्रेशराइज़्ड हो गई थी ना, ये सारी चीज़ों से इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि मेरा रिज़ल्ट बहुत खराब हो गया। क्लास 11th में भी मेरा रिज़ल्ट खराब हो गया। तो मेरा क्लास 12 में ऐसा फ़ोकस था कि अब मुझे थोड़ी-सी अच्छी पढ़ाई करनी है, मुझे थोड़ा-सा अच्छा रिज़ल्ट तो करना ही है क्योंकि अगर मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है तो फिर मुझे पढ़ाई करनी होगी। तो मैंने पढ़ाई-वढ़ाई की, फिर उसके बाद ना जनरल जैसे कॉलेज होता है उसमें एडमिशन दिलाया गया कि मुझे शादी करवाना है बोल के। क्योंकि शादी करवाना है तो लड़की थोड़ी पढ़ी-लिखी होती है तो मतलब जल्दी शादी होता है और दूसरी चीज़ है अच्छे लड़के मिल जाते हैं, ठीक है? हुँ, तो शादी के बाद दोबारा होने लगी, 18 साल हो गई अब मेरी। अब मैं कंप्लेन करूँ तो कैसे करूँ? क्योंकि हमें नहीं पता था कि तब उस टाइम पे नहीं पता था कि कंप्लेन करो तो तुम मर्ज़ी के खिलाफ शादी कर रहे हो बोल के तुम कंप्लेन कर सकते हो। तो 18 साल हो गई है। अब शादी की बात फिर से हो रही है, मैं कॉलेज में हूँ। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे ना मैं राइटिंग करती थी, उसमें ना मुझे थोड़ा-सा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मतलब थोड़ा नहीं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैं जब कॉलेज में प्रेज़ेंट की अपने राइटिंग को कोई कॉम्पिटिशन था, मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो मैं बहुत खुश हुई कि आज घरवालों को बता ही देंगे फाइनली कि मैं राइटिंग करती हूँ। मैं इतना खुश थी, मैं बता नहीं सकती थी। घरवाले को आके मैंने सबसे पहले पापा को बताया क्योंकि मेरी मम्मी तो थी नहीं, छोटी मम्मी उतना नहीं समझती ना मुझको। तो हुँ, मैंने पापा को जाके सबसे ज़्यादा खुश होके मैंने बताया, "पापा, मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है और मैं राइटिंग करती हूँ, आपको पता है?" पापा ने क्या जवाब दिया पता है? आप क्या सोच रहे हो कि पापा ने बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया होगा? पापा ने मुझे हुँ, बोला, "अगर तुम राइटिंग करोगी ना तो तुम मतलब नास्तिक बन जाओगी।" और मैं आहा! पर्टिकुलर एक राइटर थी, जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद थी, वो था तस्लीमा नसरीन क्योंकि वो रिलीजन से बेस से निकल के आई थी, तो मुझे वो पसंद थी, तस्लीमा नसरीन। घर पे मुझे वही चीज़ दोबारा बोला गया कि तस्लीमा नसरीन बन जाओगी, तुम नास्तिक बन जाओगी, धर्म से दूर चली जाओगी, तुम ये नहीं कर सकती हो। हुँ, तो मेरी जितनी भी डायरी थी राइटिंग की, वो सब जला दिया, सब जितने भी थे। यार मेरी टैलेंट है, मुझे इस चीज़ में आगे जाना था बोल के मैंने आर्ट्स पढ़ाई की है क्योंकि मुझे ऑनर्स करना था इस चीज़ लिटरेचर के ऊपर ताकि मैं और ज़्यादा आगे बढ़ पाऊँ। जब मेरे सपने मेरे सामने जल रहे थे ना,
साहिल सर आपको बता नहीं सकते मैं कितना रोई और कितने दिन तक रोई हूँ। इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, इतना ज़्यादा मुझे खराब लगा कि यार खुद का सपना मैं जलते हुए देख रही हूँ। उतना बुरा हुँ, तो मुझे किसी और चीज़ में नहीं लगा था। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा टूट गई कि यार ऐसे कैसे कर सकते हो तुम लोग, फैमिली हो मेरे, तुम एप्रिशिएट नहीं कर सकते हो ठीक है, लेकिन इतना गलत तो नहीं कर सकते ना तुम लोग मेरे साथ। हुँ, तो मैंने उनको बोला कि मैं शादी कर लूँगी एक ही शर्त पे, अगर मुझे पढ़ाई कंप्लीट करने दो तो। क्योंकि मुझे ना मतलब क्या बोलते हैं नर्सिंग करना था, ठीक है? तो घरवाले ने बोला कि ठीक है, कर लो, लेकिन बस 1 साल के लिए। मैंने कहा 1 साल क्यों बोल रहे हो, 3 साल के लिए करने तो दो। तो पापा ने बोला कि मैं 1 साल के पैसे दूँगा, उसके बाद मैं नहीं दूँगा, अगर तुम उसके बाद कर सकते हो तो कर लो। तो मैंने सोचा कि स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो थोड़ी-सी हेल्प हो जाएगी, शायद मैं कर सकती हूँ। तो मैंने ना पापा से बोल के ज़बरदस्ती करके थोड़ा मतलब थोड़ी बहुत कलेश हुई, ऐसे नहीं कि पापा बहुत जल्दी मान गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने घर पे वही मैंने कहा कि अगर मैं सुसाइड कर लूँगी, इसमें से बट डराया फिर से, क्योंकि मुझे एक ही चीज़ नज़र आती थी कि घरवालों को बात मनाने के लिए मुझे डराना है। मुझे यही हुँ, चीज़ पता था। मुझे यही रास्ता पता था, तो मैंने डरा दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन मैं 1 साल के पैसे दूँगी, उसके बाद तुम मर जाओ, क्या करो मुझे नहीं पता। मैंने कहा ठीक है चलो ये भी मैं मान लूँगी, क्योंकि अगर मैंने 1 साल भी कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस करने के लिए कोई हॉस्पिटल में जॉइन कर सकती हूँ, तो मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे पता था। तो हुँ, उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया, मैं घर से निकली, उस टाइम पहली बार बाहर हॉस्टल में थी। और हमारा हॉस्टल ना मतलब रिलीजन के बेस पे नहीं था। मेरा जो हुँ, रूममेट था ना वो कोई भी मुस्लिम नहीं थे। हम 4 रूम में रहते थे, 4 लड़कियाँ, वो मेरी रिलीजन की थी नहीं, ठीक है? मतलब हिंदू ही थी। तो मुझे इन इतने गंदे चीज़ों से जब बाहर निकल के आई, जब मैं हॉस्टल में पहली बार गई, तो मुझे उस टाइम पे पता चला कि लड़की की भी इज़्ज़त होती है, लड़की की भी हक होती है, उनकी खुद की मर्ज़ी होती है। तो मुझे पहली हुँ, बार पता चला, मुझे इतना इंडिपेंडेंट फ़ील हो रहा था ना, मुझे लग रहा था कि बस ऐसा मेरे घर पे मैं दोबारा नहीं जाऊँगी। इतना ज़्यादा मुझे घर से नफ़रत होने लगी, मुझे इतना ज़्यादा नफ़रत होने लगी मैं बता नहीं सकती। तो उस टाइम पे ना मुझे एक चीज़ फ़ील हुई, यार इंसान इतने गलत क्यों कर सकते हैं? क्यों? और मैं 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने लगी, मतलब पढ़ती थी, वो लड़की 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ना बंद कर दिया, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि इसमें ना हक नहीं है। लड़कियों के हुँ, लिए कुछ भी नहीं है। हमें हमेशा पाबंदी में रखा जाता है, एनवेलप में पैक करके, बुरखे में पैक करके, ये बोल के कि अगर तुम पहली बात तो घरवाले, दूसरी बात हस्बैंड की बात मानोगे तो ही जन्नत में जाओगे, और अगर अल्लाह रसूलुल्लाह के अंधाधुन फॉलो करोगे, अगर तुम कुरान को रट्टा मार के पढ़ोगे, तो तुम जन्नत में जा सकते हो। ये बताया हुँ, जाता है। हमें इस्लाम के बारे में सिर्फ़ इतना बताया जा सकता है कि इस्लाम सबसे अच्छा, खूबसूरत एक मज़हब है, जिससे खूबसूरत कोई और चीज़ हो ही नहीं सकता। अल्लाह के ऊपर कोई भी नहीं है, रसूलुल्लाह के ऊपर कोई भी नहीं है, और इन लोगों के साथ हम किसी और को कंपेयर नहीं कर सकते। और कुरान इतना ज़्यादा पवित्र है, इतना हॉली है कि हम इसको किसी और चीज़ों के साथ कभी कंपेयर तो क्या बात भी नहीं कर सकते। और जिनके ऊपर ये नाज़िल हुआ, मतलब हमारा प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब हमारा मोहम्मद, उनसे ज़्यादा अच्छा इंसान कोई और हो ही नहीं सकता। हमें बचपन से यही सिखाया गया, हम अंधाधुन फॉलो करते थे। रोज़े रखना, नमाज़ पढ़ना, कुरान को रट्टा मारना, यही सब चीज़ें हम करने लगे। घर से बाहर जाके पता चली भाई ये तो तुम गलत बोल रहे, इसमें तो इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। घर से जब बाहर गई तो मुझे 2 न्यूज़ मिली, ठीक है? पहली बात एक न्यूज़ मिली, मुझे कॉल करके बताया गया कि मेरे घर के थोड़ी-सी दूर में एक हिंदू लड़का था, जिसने प्रॉफ़ेट के बारे में थोड़ा-सा मतलब रियलिटी दिखाई थी। गलत नहीं बोल सकते कि अभी हमको सच्चाई पता है, तो हम गलत नहीं बोलेंगे। उसने रियलिटी दिखाई। उसने बस इतना बोला कि मोहम्मद एक ऐसा इंसान था जो छोटी बच्ची से शादी किया और इतने सारे बीवी रखते थे। तो फिर तुम इनको कैसे फ़ॉलो कर सकते हो? बस इतना सा लिखा था। हुँ, फ़ेसबुक पे किसी पेज में उसने डाल दिया। उसके घर को, वो एक शॉप का ओनर था, उसके शॉप को सब कुछ जला दिया गया। कोई रीज़न नहीं था, सिर्फ़ इतना बोला तो जला दिया। हुँ, और हमारा यहाँ का मतलब सिस्टम देखो, लोगों ने कंप्लेन किया पब्लिक ने कंप्लेन किया तो पुलिस उसको ही पकड़ के लेके गई। सच्चाई का जाँच भी नहीं किया, उसने जो बोला सच है या झूठ है या फिर कौन से तरीके से बोला, कुछ भी जाँच नहीं हुई, बस उसको पकड़ के लेके चले गए, फिर वो पुलिस के थाने में बंद है। ठीक है? अभी भी है। हुँ। कम से कम 3-4 साल हो गया, अभी भी है। अभी भी तो बंद है? उसको हाँ, अभी भी बंद है। उसको किसी ने छोड़ने के लिए मतलब कोई उसके घरवाले भी नहीं जा सकते ना, क्योंकि उसके घरवालों को पूरा एकदम ऐसे बोला गया, तुम अगर जाओगे तो तुमको हम मार देंगे, क्योंकि हुँ, उसने बहुत गलत किया। ठीक है? हो गया। दूसरी न्यूज़ मेरे कान में ये आई कि मुझे डराने के लिए, लेकिन ये सच्चाई भी थी।
तो मुझे बोला गया कि यहाँ पे एक हिंदू लड़का था जो मुस्लिम लड़के से प्यार करते थे, ठीक है? वो उसको लेके भाग गया, उस लड़की को लेके। तो उस लड़की मतलब मुस्लिम लड़की के घर वालों ने क्या किया, उस लड़के को पकड़ नहीं पाए। लड़के के जो घरवाले थे, मम्मी, पापा, भाई और भाभी, चारों को पकड़ के लेके आए। पहले तो बहुत मारे, दूसरे टाइम क्या किया, उसके ऊपर एसिड डाला गया। इतना घटिया हरकत किया उन लोगों ने, ये लोग सपोर्ट कर रहे थे और मुझे बोला कि तुम ऐसा कभी मत करना। मुझे डरा रहे थे और ये सच्चाई बता रहे थे, लेकिन मैंने इनको कहा कि यार हम तो पीसफुल कम्युनिटी में रहते हैं, हमारा इस्लाम तो ये नहीं सिखाता, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। अगर किसी ने गलत किया तो हमें तो यही बोला जाता था कि रसूल अल्लाह सबको माफ कर देते, क्षमा करते। तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो, तुम लोग भी उन लोगों को माफ कर दो ना। और एक बात ये है कि अगर वो लोग गलत बोल भी दिए, गलत कर भी दिए, इससे अल्लाह और रसूल अल्लाह को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो सबसे ऊपर है, तो उनको तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मुझे बोला गया कि हम लोगों से बोल दिया किसी और के सामने ये बात नहीं बोलना, क्योंकि ये बहुत गलत बात है, तुमको मार देंगे, ऐसा बोला। तो मैं ना थोड़ी-सी डर गई। तो मुझे ना उस टाइम जब मैं घर से बाहर हूँ, मुझे इंडिपेंडेंट फील हो रहा है, जब मुझे ह्यूमैनिटी के बारे में पता चल रहा है कि इंसानियत नाम की चीज़ क्या है, इंसानियत क्या है, तब मुझे सब कुछ अपनी आँखों के सामने अच्छे से दिख रहा है। और तब भी मैं रट्टा ही मारती थी, तब भी मुझे इस्लाम के अंदर की चीज़ें नहीं पता थी। उस टाइम पे भी मैं रट्टा ही मारती थी। हमें मीनिंग नहीं पता था। और हमारे घर से ना मतलब लड़कों को ज़्यादा फोर्स किया जाता है मदरसा में पढ़ने के लिए, लड़कियों को उतने ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाता, ठीक है? और यहाँ पे जो हिंदू रहते थे, वो लोग ना सेक्युलरिज़्म में भरोसा करते हैं। मतलब हिंदू ऊपर या मुस्लिम ऊपर ये नहीं भरोसा करते, सेक्युलरिज़्म पे भरोसा करते हैं। और ये लोग ना मुस्लिम से डरते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मुस्लिम बहुत वायलेंट होता है और ये लोग इनको मार भी सकते हैं। तो इस वजह से ये लोग डरते भी थे। तो और एक चीज़ क्या हुई, जब मैंने ये सुना तो मैंने इन लोगों पे क्वेश्चन उठाए, तो मुझे ये बोल के चुप करवा दिया गया। चलो ठीक है, ये भी अच्छा है। तो मुझे ना बाद में मुझे साफ-साफ नज़र आने लगी कि इसमें इंसानियत नहीं है। क्योंकि अगर इंसानियत होती तो मेरे घर के थोड़ी-सी मतलब 1-2 घर छोड़ के ही सब यहाँ पे सब मुस्लिम ही वैसे हैं, बहुत कम हिंदू है। तो 1-2 घर छोड़ के ही जो भी घर है, उसपे एक आंटी रहती थी, उनके हस्बैंड उनको बहुत मारते थे। और उनके जो घरवाले थे, मम्मी-पापा जब आते थे क्या बोलते थे कि हस्बैंड है, यार वो लड़का है वो कर सकता है, क्योंकि वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें हस्बैंड की बात माननी होगी, तुमने ही कोई गलती की होगी, है ना? तुमने ही कोई गलती की इसलिए तुम्हें मार रहे हैं, ऐसे बोला जाता था। लेकिन उसके अगेंस्ट नहीं बोला जा रहा था कि तुम किसी लड़की को नहीं मार सकते, चाहे वो कितना भी गलत कर ले, तुम उसे समझा सकते हो, बोल सकते हो, तुम उसके साथ डिबेट कर सकते हो, आर्गुमेंट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मार नहीं सकते हो। ये नहीं बोला जाता। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्यों नहीं बोला जा रहा है और उनको गलत क्यों नहीं बोला जा रहा है। तब उस टाइम पे मुझे समझ आ रही थी कि ये भी गलत है और मुझे नहीं पता था कि इस्लाम में ऐसा है। तो मैं ना सोचा कि यार इतना गलत तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतना गलत इस्लाम क्यों ही सिखाएगा? हम जिसको बचपन से फॉलो करते हैं, जो मतलब इस्लाम तो पीस चीज़ सिखाता है ना, पीस रहो, पीसफुल रहो, ये सब चीज़ें सिखाता है, तो मैं इतना गलत तो नहीं सिखा सकता। तो मैंने सोचा कि मुझे ना मीनिंग पढ़ना है। मुझे हर चीज़ का मीनिंग जानना है, इसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। तो उस टाइम से ना मैं पढ़ना स्टार्ट की, ठीक है? तो उस टाइम मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने पहली बार सही अल बुखारी की हदीस पढ़ी थी, ठीक है? वो मुझे बहुत जगह गलत लगा। जब कुरान पे मीनिंग पढ़ रही थी, सूरा अन-निसा पे जो था, वो बहुत ज़्यादा गलत लगा मुझे, बहुत जगह पे, एक जगह पे नहीं बोल सकती, पर्टिकुलर नहीं, बहुत जगह पे गलत लगा। जब सूरा अल-बकरा होता है, उस पे भी मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगा। मैं जब थोड़ी-थोड़ी करके पढ़ने लगी, मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगने लगा, तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि यार मुझे नहीं रहना ऐसी कोई मज़हब में। लेकिन मैं छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसको छोड़ा भी जा सकता है ना, मुझे एक मुस्लिम के बारे में नहीं पता था। तो मुझे इतना ज़रूर पता था कि मुझे फॉलो नहीं करना। वहाँ से जब मैं आई, मतलब हॉस्टल से जब पहली बार घर आई थी, तो मैं हिजाब नहीं पहनी थी। मैंने सिर्फ़ एक चूड़ीदार, मतलब जो सलवार होता है वो डाल रखी थी। मैं फुल स्लीव सलवार पहनती थी, क्योंकि हमारे घर पे वही पहनने के लिए दिया जाता था। फुल स्लीव सलवार पहनी, ऊपर से एक दुपट्टा ले लिया अच्छे से, बहुत अच्छे से कवर अप करके, लेकिन सर पे नहीं रखी थी, बॉडी पे पूरा कवर अप कर ली। मुझे फिर भी मारा गया ये बोल के, तुमने बुर्का क्यों नहीं पहना, हिजाब क्यों नहीं डाल रखा। तो मैंने ना उस टाइम मैंने घर से लड़ लिया कि यार मुझे नहीं पहनना, क्योंकि मुझे लिफाफे में बंद नहीं रहना। मैं क्यों रहूं बंद? और अगर इससे कोई प्रॉब्लम होती तो प्रॉब्लम उनको होनी चाहिए ना, जो गलत कर रहे हैं, जिसके साथ गलत हो रहा है वो क्यों प्रॉब्लम फेस करे? तुम्हारे लिए हम प्रॉब्लम क्यों फेस करेंगे? मुझे नहीं करना, मुझे नहीं मानना। लेकिन पापा ने बहुत कुछ सुना दिया, तो उसके बाद बोले कि ठीक है बुर्का नहीं पहनेंगे, चलो हम हिजाब ले लेते, फेस को कवर कर लेंगे। तो पापा ने बोला ठीक है। तो इसके टाइम जब भी घर जाते थे कि हम मतलब हिजाब पहन के फेस टेस कवर करके फिर जाते थे, ठीक है?
घर से जब जाते थे तब भी वही करते थे, लेकिन ट्रेन में जाके हम बदल लेते थे। मतलब दुपट्टा सर पे नहीं रखते थे, ऐसा होता था। तो इसके बाद से जब पढ़ना स्टार्ट की, तो पहले मुझे ये सब चीज़ें गलत लगने लगी, फिर मुझे पता नहीं था कि इसको छोड़ सकते हैं। तो मैं एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी ऐसे नॉर्मली, तो सबसे पहले मुझे आपका चैनल मेरे सामने आया था, कोई एक वीडियो आया था और मैं ना वीडियो नहीं देखी थी, उसका थंबनेल भी मैंने नहीं देखा था, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही नाम मुझे देखा कि एक्स मुस्लिम साहिल बोल के। हुँ, मैं सोची यार एक्स मुस्लिम क्या होता है? मुझे जानना है क्योंकि एक्स मुस्लिम के मैंने तो कभी नहीं सुना कि ऐसी भी कुछ होती है, क्योंकि हमें तो पता है हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म और ये हमारा जो मज़हब ही है, यही सब चीज़ों के बारे में पता है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं पता। एक्स मुस्लिम क्या है? तो मैंने ना आपके चैनल में जाके पूरा एकदम अच्छे से ध्यान से सब वीडियो देखने स्टार्ट किए, तो एक-एक करके मुझे सारे एक्स मुस्लिम के बारे में पता चलने लगा। उस हुँ, टाइम में मैंने सोचा यार मैं तो ऑलरेडी छोड़ चुकी हूँ क्योंकि मैं तो काफ़िर हूँ, मैं तो मुनाफ़िक हो गई, मैं तो इनको मानती नहीं हूँ और मैं तो यार जो शिर्क करते हैं मैं तो उनको सपोर्ट भी करती हूँ कि यार गलत ही क्या है, तुम्हें अगर शांति मिल रही है तुम कर सकते हो। तो मैं तो फिर मुनाफ़िक भी हो गई और काफ़िर भी हो गई। तो मैं तो मानती नहीं थी ऐसे भी तो यार मैं भी तो एक्स मुस्लिम हूँ। उस टाइम से मुझे कीड़ा जाग गया कि नहीं यार मुझे पूरा जानना है और मुझे हर एक क्वेश्चन का जवाब भी चाहिए अभी। सिर्फ़ हुँ, क्वेश्चन नहीं चाहिए, अभी जवाब भी चाहिए। उस टाइम के बाद से जब पहली बार आपका चैनल देखा तो मुझे पूरा मोटिवेशन मिल गया कि नहीं अब मुझे भी यही करना है और मुझे भी लोगों को बताना है कि इस्लाम मज़हब में क्या है लड़कियों के लिए ख़ास करके क्योंकि यार एक बात तो मैं मानती हूँ कि लड़कों जो लड़के हैं मोमिन हैं वो लोग क्यों सोचेंगे मतलब क्यों छोड़ने की बात करेंगे? उनको यहाँ पे 4 बीवी मिल रही है वो मतलब और मरने के बाद 72 हूरें मिल रही है तो सारी मलाई तो उनके हक में आ रही है ना तो वो लोग क्यों छोड़ेंगे? है ना? तो हुँ, यार उनको तो मैं नहीं समझा सकती, लेकिन जो लड़कियाँ हैं जिनके साथ गलत हो रही है, उनको तो समझा सकती हूँ। क्योंकि भाई-बहन में शादी भाई क्यों करना? जिसको तुम भाई बोल रहे हो, जो तुम्हें बहन बोल रहे हो, वो तुम्हारे बिस्तर में कैसे आ सकता है? ये तो बहुत ज़्यादा हुँ। गलत बात है ना। उसके बाद से मुझे प्रॉफ़िट की पूरी हिस्ट्री पता चली, तब मुझे लगा यार इस इंसान को मैं फ़ॉलो करती थी। इसके लिए मैं मरने-मारने की मतलब तैयारी में थी और मैं ना ये भी करती थी, क्या है पता है? कि जो लोग काफ़िर होते थे मेरे हिसाब से उस टाइम पे, मैं उनको बोलती थी, "यार तुम्हें पता है तुम लोग ना जहन्नम में जाओगे, अभी से ना ये सब बंद कर दो, ये सब गलत चीज़ें हैं।" मैं ना उनको ये बताती थी जाके, सच में मुझे खुद में हँसी आती कि मैं ये करती थी, इसके लिए। मुझे इतना ज़्यादा गलत लगता है ना अभी, सही में मुझे बहुत गलत लगता है, मैंने बहुत गलत किया। हाँ, तो साहिल सर ये आप बताइए आपका क्वेश्चन? हाँ, हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये मतलब जो पूरा वाक़या हुआ है, उसके बाद फाइनली जब आपने चैनल देखा मेरा, उसके बाद हाँ। फिर आपने डिसीज़न लिया कि भाई इससे निकलना है। यानी मतलब आप ऑलरेडी निकल चुकी थी, लेकिन जो एक साहस और एक हिम्मत आपको चैनल देखने के बाद मिली और आपको पता चला कि भाई इस नाम की भी कोई चीज़ है, एक्स मुस्लिम भी होते हैं जो इस्लाम छोड़ देते हैं, उनको कहते हैं, तो मेरे पास ये ऑप्शन है। हाँ, आपके चैनल देखने के बाद ही मुझे ये सब पता चला। बहुत ज़बरदस्त। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और आई एम श्योर कि आपके जैसे और लाखों लोग होंगे, जिनको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है और अगर उनको ये बातें पहुँचेगी, मालूम पड़ेगी, तो उनका निकलना भी तय है। तो ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि भाई इन डिस्कशंस को, इन बातों को सारे लोगों तक पहुँचाया जाए। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, बस मैं ना भाई आपसे ना एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ हैं ना, ये मज़हब लड़कियों को बहुत ज़्यादा गलत ठहराते हैं। क्योंकि हुँ, अल्लाह जो है ना, मुझे ये चीज़ बहुत पर्सनली लगता है कि अल्लाह जो है ना एंटी वुमन है। तो उनको हुँ। लड़कियों से नफ़रत है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। लगता नहीं वैसी है क्योंकि औरतों को बहुत दबाया गया है इस्लाम में और कुछ समझा ही नहीं गया है। कुछ हाँ, समझा ही नहीं गया है। आप देखिए अगर औरतों को भी वही क्या कहते हैं दर्जा होता तो कोई ना कोई फीमेल नबी भी होती। ना फीमेल नबी है, ना रसूल है। बल्कि ये कह दिया गया कि भाई औरतें जो है वो कम अकल होती है। जहन्नम में ज़्यादा औरतें जाएँगी क्योंकि वो शौहर की ना नाफ़रमानी करते हैं। तो इस तरीके के हाँ, सारी चीज़ें जो है वो तो महिलाओं पे तो थोपा गया है। उसको दब के रहना है, घर पे रहना है, वो बाहर खुले घूम नहीं सकती।
पढ़ाई जो है वो नहीं कर सकती, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए फिर वो आप देख लीजिए ना, जिस तरीके से आपके साथ हुआ कि आपके घर वाले ये ख्याल में थे कि किसी ना किसी तरीके से इसको जल्दी शादी करो और घर से मुसीबत को टालो। तो कहीं ना कहीं अक्सर जो लोग हैं या कई लोग हैं, उनकी सोच ही ऐसी होती है कि अगर बेटी हो जाए तो भाई ये हमारी जान पे मुसीबत है और ये आगे जाके हमारा नाम खराब करेगी। इससे अच्छा है कि इसकी जल्द से जल्द शादी करो और भला पाक करो। इस तरीके की सोच हो जाती है। तो जो जितनी चीजें आपने बताई है, बहुत दुख की बात है हमारे लिए कि आपके साथ ये सारी चीजें गुजरी है। लेकिन आई एम श्योर कि आप अकेले ऐसी नहीं होंगी, ऐसे कई सारे घर होंगे जिसमें जो मुस्लिम खवातीन हैं, महिलाएं हैं, वो अपनी चाहत को मार रही होंगी, क्योंकि अगर पढ़ना होगा तो, क्योंकि बहुत सारे घर का मुझे हाल पता है कि 7वीं 8वीं होती नहीं है कि स्कूल जाना बंद करवा देते, मदरसे में डाल देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई पढ़ लिख के क्या करेंगे, जाना तो शादी हो के दूसरे के घर पे ही है, और बाहर जाएगी तो हो सकता है कि इस्लाम से फिर जाए, दीन इसके अंदर जो है कम हो जाए, इसका ईमान कमजोर हो जाए, और हो सकता है कि वो इस्लाम से ही निकल जाए, बुर्खा छोड़ दे, हिजाब करना छोड़ दे। तो कई सारी चीजें हैं जो ये जो मुस्लिम फैमिलीज होती है उनके अंदर चल रही होती है, खास करके लड़कियों को लेकर। लेकिन कुछ हाँ ऐसे भी लोग होते हैं, हफ्सा जी जैसे, जो दबते नहीं हैं और लड़ते रहते हैं और तो अपनी जो चाहत है उसको पूरी करते हैं। अगर ये वहां पे फाइट नहीं करती और उनको धमकी नहीं देती अपने माँ बाप को, तो इनकी भी शादी कर दी जाती उसी लड़के के साथ, पढ़ाई वढ़ाई खड्डे में चले जाती। तो ये प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। इस्लाम तो दबाता ही है, और उसके साथ साथ जो आ, मुसलमान हैं वो भी अपने बच्चों को दबाते हैं, खास करके लड़कियों को। लड़के बिंदास जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे, उन पे कोई लगाम नहीं। लड़की हो गई तो बस मामला खत्म। तो ये सारी चीजें हैं। अफसा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी हमारे साथ, और अरे साइड मैं में मुझे आपको और एक चीज बतानी मुबारकबाद है। देता हूँ जी। हाँ, मेरे घर के पास में ना मैंने ना 2 चीज़ खुद से मतलब ये चीज़ें एकदम आँखों के सामने देखी हुई चीज़ है। मेरे घर के सामने एक लड़की रहती है, एकदम घर के सामने ही है, ठीक है? तो हम्म। उसकी ना दूसरी शादी की गई है, उसकी एज सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 है। दूसरी हम्म। शादी है उसकी, उसकी एक छोटी-सी बेटी भी है। तो वो ना उसके हस्बैंड उसको मारते थे, ठीक है? तो उसने मुझे बताया, तो मैंने ना उसको बोला कि देख ये ना तेरे रिलीजन में है, तो उसके खून में है ये, तुझे मारेगा ही, हम्म। तो उसके ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, तो एक काम कर सकते हो, इसको छोड़ सकती है। तो वो मुझे बोल रहा था, लेकिन ये ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो उसको मुझे बोला कि देखो पहली बात तो मैं पढ़ाई ज़्यादा नहीं की हूँ। मेरी एज सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 है, मैं एक 4 साल की बच्ची की मम्मी हूँ। आप हम्म। समझ रहे हो 4 साल मतलब 16 साल में माँ बन गई थी। तो अच्छा। इतनी छोटी सी हाँ, इतनी छोटी सी उम्र में उसकी शादी हुई, वो मम्मी भी बन गई, फिर उसका तलाक भी हो गया, वो दूसरे इंसान से उसका निकाह भी हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके पास ना कोई मतलब क्या बोलते जो डिग्री होती है वो है, ना उसका फैमिली इन सब चीज़ों से हेल्प करेंगे, है ना? तो वो नहीं निकल पाएगी। ये एक चीज़ हो गया। ये मैं बोलना चाहती हूँ कि लड़कियाँ खुद के पैर पे खड़े होने के लिए उतना तक पढ़ो, ताकि तुम बाहर जाके एटलीस्ट काम कर सकते हो, खुद की लाइफ रख सकते हो खुद के जैसे। इतना ही बोलना चाहूँगी। और एक चीज़ मैंने खुद से देखी है, जो लव जिहाद के बारे में इसके पहले भी आपका कोई मतलब वो हो रही थी, स्ट्रीम हो रही थी, मैंने देखी थी। तो मेरे सामने भी ये चीज़ हुई है, पता है जो मेरी अभी वही फूफो का बेटा है, वो अभी एक हिंदू लड़के से प्यार करता है, पता है? मेरी बात तो नहीं होती, मैं उससे बात तो करती नहीं हूँ, ना ही वो मुझसे बात करता है। लेकिन वही लड़का। वो हाँ, वही लड़का एक हिंदू हम्म। लड़के से मतलब शादी करना चाहता है और उससे प्यार भी करता है। तो मैंने ना जाके उस लड़की को सब कुछ बताया कि ये सारी प्रॉब्लम है, लेकिन उसने पता है क्या बोला? कि तुम ना गलत बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं है तुम कितना गलत
कह रही हो, तुम कितना गलत कर रही हो, तुम्हें पता ही नहीं है, ऐसा सब मुझे उल्टा ज्ञान देना। मैंने कहा यार देखो सुनो, तुम ना पहले ये सब चीज़ों के बारे में जानो, है ना? इस्लाम में क्या लिखा है ये पढ़ो, ऐसा। तो बोलते हैं कि हमें ना क्वेश्चन उठाने का कोई हक नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी मुफ्ती मौलाना होते हैं वो पहले ही बोल देते हैं कि दीन पे तुम सवाल नहीं कर सकते, तुम कुरान पे सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ ट्रस्ट करने के लिए होता है, इसको मानने के लिए होता है, इस सवाल उठाने के लिए दीन नहीं है हमारा, ऐसे बोलते। तो वो भी मुझे वही बात बोलने लगी, तो मैंने सोचा यार इसका इतना अच्छे से ब्रेन वॉश कैसे हो सकता है, क्योंकि वो एक हिंदू ब्राह्मण घर की बेटी थी। तो मैंने सोचा यार इसके घर वालों से बात करते, क्योंकि वो लड़का तो गलत है ना, मुझे तो पता है लड़का गलत है ना? तो मैंने ना उसके घर वालों से बात की, मैंने कहा कि यार ये तो गलत करे। तो मुझे पता चला यार उसके घर वालों की भी ये जन्नत और जहन्नम के बारे में बोल बोल के उनकी भी ब्रेन वॉश किया गया है। उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनकी बेटी एक मुस्लिम से शादी करते हैं, उनको प्राउड फील होता है कि वो तो जन्नत जाएगी भाई, उन्होंने कन्वर्शन कर लिया तो वो जन्नत चली जाएगी, और वो लोग भी कन्वर्ट हो गए तो वो भी जन्नत में जाएंगे। यहाँ पे आप सोच समझ सकते हो कि एक सिर्फ लड़की की नहीं, उसकी पूरी फैमिली की ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इतना गलत हो रहा है। तो उनको कुछ असर ही नहीं हुआ आपने जितनी बातें बताई? नहीं असर हुआ, क्योंकि उनके दिमाग में है ना कि दीन पे सवाल नहीं कर सकते, कुरान पे सवाल नहीं उठा सकते। सही। आपका चैनल भी है हफ्सा जी? हाँ सर, मेरा चैनल भी है, एक्स मुस्लिम हफीसा बोल के। अच्छा, तो यार जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हफ्सा जी का जो चैनल है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वो उस पे पता नहीं क्या उनका प्लान है स्ट्रीम करने का या वीडियोस बनाने का, शॉर्ट वीडियोस, तो आप लोग हाँ, मैं अभी सपोर्ट शॉर्ट करिए वीडियो हफ्सा जी डालती को। हूँ और स्ट्रीम में करूंगी जब मेरा थोड़ा सा फॉलोअर ज्यादा हो जाए, क्योंकि मेरे पास तो फिलहाल ना ही कोई टीम है कि मैं हेल्प ले सकूं, और ना ही मेरा खुद का लैपटॉप है, तो मैं अभी तो नहीं कर सकती। मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने तक मैं कर लूंगी। चलिए, तो आपको उम्मीद है कि जब आप कल सुबह उठ के देखेंगी तो आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। ऑलरेडी आपके 804 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अच्छा, तो थैंक यू सो मच।